जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान रियाज खान साहब इस वक्त किस हालत में हैं, कुछ लोगों की उनसे मुलाकात हुई है, उसकी क्या तफसीलात हैं, इमरान रियाज खान साहब ने क्या बताया, उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने भी आज मीडिया टॉक की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मरियम बीबी ने भी कुछ बातें की हैं, उसकी क्या तफसील है, और शेख रशीद साहब के हवाले से भी कुछ चीजें हैं। कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जी कि इमरान रियाज खान साहब से उनके वकील मियां अली इशफाक साहब की मुलाकात हुई है, उनके टीम के जो दीगर लोग हैं उनकी उनसे मुलाकात हुई है। इमरान रियाज खान साहब इस वक्त बिल्कुल शाश बशाश हैं और बिल्कुल ठीक हैं, किसी किस्म की तकलीफ में नहीं है। ये उनके वकील ने उनसे तफसीली मुलाकात की और मुझे बताया, और मैंने काफी उनसे डिटेल्स नहीं पूछा, उनकी सेहत के हवाले से, उनके साथ क्या सलूक किया गया, कोई जबरदस्ती की गई, किसी किस्म का अब तक जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इमरान रियाज खान साहब के साथ नारवा सलूक नहीं किया गया। FIA की जानिब से या किसी और इदारे की जानिब से किसी ने और आके वहां से उनसे तफ्तीश नहीं की है। उनको रखा हुआ कहाँ है ये भी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं कि लाहौर में उनको FIA ने रखा हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह भी अब सामने आ चुकी है, लेकिन मैं व्लॉग में जिक्र नहीं कर रहा इसलिए कि क्या पता कोई सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह हो। पर उनकी लोकेशन भी उनके वकील को पता है, उनकी टीम को पता है, और इमरान रियाज खान साहब बिल्कुल अशाश बशाश हैं। इमरान रियाज खान बिल्कुल ठीक हैं। इस हवाले से जो कुछ खबरें आ रही थी और सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी कि जनाब उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अब तक ही माशाल्लाह फाइन। बाकी उनके वकील से मैंने पूछा है कि केस के हवाले से आपकी क्या है। मियां अली इशफाक साहब ने मुझे बताया कि ये केस इंतहाई भोंडा और कमजोर किस्म का केस है, इसका मुकम्मल दिफा किया जाएगा और हमें पूरा यकीन है कि अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। जिस तरह माजी में उनको रिहाई मिली थी, बहुत जल्द वो दोबारा रिहा हो जाएंगे। इस केस के अंदर जान नहीं है, ये उनकी लीगल टीम का मौकिफ है। अब उनको अदालत में कल पेश किया जाएगा, आज उनको अदालत में पेश नहीं किया जा सका, कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा। वहां से केस किस तरफ जाता है, क्या टर्न लेता है, वो भी जो मजीद तफसीलात होंगी मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर करता रहूं। बाकी कुछ और चीजें भी डिस्कस हुई। इमरान रियाज खान साहब ने कुछ चीजें बताई हैं, पर मेरे ख्याल में अब ये केस सब जुडिस एक तरह से हो गया है, अदालत में पहुंच चुका है, तो इस मौके के ऊपर वो डिटेल्स मैं आपसे नहीं शेयर करना चाहता। हाँ, जब ये केस खत्म हो जाता है या आगे चीजें बढ़ती हैं तो फिर उस हवाले से तफसीलात मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब इमरान खान की गिरफ्तारी। हाँ जी, इमरान रियाज खान तो गिरफ्तार हो गए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारा जिसे आप कहते हैं चैटर चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि जनाब इसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, अब इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश है? ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं, ये मैं तज्जिया नहीं दे रहा। बिल्कुल इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, इस पे मुशावरत भी हुई है, इस पे ख्वाहिश का इजहार भी किया गया है कि उसी तरह इमरान खान को जेल भेजा जाए जिस तरह फलाने को भेजा गया, ये भेजा गया, उसको भेजा गया, और ये सारा कुछ किया जाए और बुनियादी तौर पे कन्विक्ट करके इमरान खान को जेल भेजा जाए ताकि उसको बिल्कुल हमारे जैसा कर दिया जाए। ये कहें जी उस पर भी तो देखें, अभी वो कहते हैं ना, देखें उस पर भी करप्शन का इल्जाम लग गया है, वो घड़ी चोर है, वो देखें वो भी सजा याफ्ता है, वो भी जेल से होके आया है, वो देखें जेल से पैरोल पे रिहा होके आया है। ये सारी चीजें उसके ऊपर भी करने की ख्वाहिश है। और हालिया दिनों में जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, ये सब कुछ हुआ, और उससे पहले शादाना गुलजार साहिबा पे मुकदमा हुआ, दीगर लोगों पे मुकदमे हुए, शहबाज गिल पे मुकदमा हुआ, आजम स्वाति पे हुआ। कहा जा रहा है कि जी PTI के दौर में जिस तरह उनको गिरफ्तार किया जाता था, अब ये भी गिरफ्तार किया जा रहा है इन लोगों को भी। दो मुख्तलिफ चीजें। जो मुबैना करप्शन के केसेस में लोग गिरफ्तार हुए थे वो कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे आजादी राय के हवाले से गिरफ्तारियां हो रही हैं, बोलने पे गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे इमरान रियाज खान को किया हो या आजम स्वाति पे हो, किसी ने कोई ट्वीट की, किसी ने कोई बयान दिया, किसी ने कोई इंटरव्यू दिया। ये सारे वो केसेस हैं जो करप्शन से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है, बगावत के केसेस हैं, इस चीज का केस है, उस चीज का केस है, तो ये एक डिफरेंस है, इसको समझने की जरूरत है। हाँ, माजी में भी कुछ लोगों के ऊपर बगावत वगैरह के केस हुए, वो किसने किए, किस तरह हुए, उस हवाले से मोहतरम PDM के जो कायदीन है वो क्या कुछ कहते रहे, वो आपको भी पता है। कैप्टन सफदर के साथ जो केस हुआ,
कराची में, उसमें सिंध पुलिस ने जिस तरीके से हड़ताल की, फिर किसको बिलावल साहब ने फोन किया, किस अफसर को वहां से मूव किया गया कराची से, वो सारी अब तारीख का हिस्सा है, उसकी डिटेल्स वगैरह सामने है। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। फवाद चौधरी ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले मैं छोटा सा शेख रशीद साहब को 2 रोजा रिमांड के ऊपर दे दिया है, पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उनके ऊपर जो मुकदमा है, अगेन बड़ा एक सियासी नौयत का मुकदमा है, उनके ऊपर शराब डाल दी गई है और जो कुछ उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो आप सबके सामने है। शेख रशीद साहब ने कहा कि मेरे घर में लोग घुसे, मेरे बच्चों को मारा, यहां तक उन्होंने बयान दिया। बच्चों से उनकी मुराद है कि जो उनके घर में काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी शेख रशीद साहब के तो बच्चे ही नहीं है, उन्होंने तो ये भी कह देना कि मेरी बेगम को मारा या ये हो गया वो हो गया। भाई वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि मेरे मुलाजमीन वगैरह के ऊपर तशद्दुद वगैरह किया गया, मुबैना तौर पे ये वो इल्जाम लगाते हैं। अब आगे ये केस किस तरफ जाता है, अगेन ये सियासी नौयत का केस है, ऑल्दो के कहा जा रहा है कि इसमें इतनी सजा हो सकती है, उतनी सजा हो सकती है। फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी जो केस है उसमें भी बड़ी सजा हो सकती है, लेकिन वो भी बाहर आ गए, इसलिए कि ये सारे सियासी नौयत के केस हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया से बातचीत की, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि हम ना किसी इदारे के खिलाफ हैं, इदारों को के साथ चलने चाहिए और ये मुल्क तभी चल सकता है जब सब लोग एक पेज पे हो, इदारों को साथ चलें, इदारे लेके चलेंगे आगे चीजों को, तो तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। हमारी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। अगर जेलम का एमएनए जो है वो गद्दार है या मियां वैली का एमएनए गद्दार है तो फिर पाकिस्तान में रह क्या गया। तो ये इस हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की और उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है, इदारे इसका बोझ ना उठाएं। ये इतनी नाइल और नालायक हुकूमत है कि इसका बोझ उठा के इदारों की कमर झुक गई है। ये फवाद चौधरी साहब ने एग्जैक्टली कहा कि कमर दोहरी हो गई है उनकी। अच्छा, अब ये बात क्यों हो रही है? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें, जो तनकीद होती है, आगे पीछे जो तनकीद होती है, उसमें अक्सर इदारों को टारगेट किया जाता है। समटाइम तनकीद बनती है, पर बहुत सारी जगहों पे अनजस्ट क्रिटिसिज्म भी होता है। वो क्यों होता है? वो इस हुकूमत की नालायकी की वजह से होता है। बुनियादी तौर पे इस हुकूमत का जो बोझ है वो जाके कभी किसी अदलिया पे पड़ जाता है, कभी किसी और इदारे पे पड़ जाता है। हाँ, इदारों के अंदर भी मैं ये नहीं कह रहा कि इदारे बिल्कुल तनकीद से मावरा है, उनके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारा जो बोझ है इदारों के ऊपर वो इस हुकूमत का है, इस हुकूमत की नाअहली का है, और वो बोझ उनके ऊपर पड़ता है। और ये भी हुकूमत जो है ये भी खुश होती है कि जनाब वो तासुर जा रहा है कि जैसे ये सारी हरकतें कुछ और कर रहा है। जो कुछ हो रहा है उसमें बुनियादी तौर पे पुलिस यूज हो रही है, एफआईए यूज हो रही है, जिस चीज में जहां पे जो भी केसेस हो रहे हैं, तो ये सारे हुकूमत के जिसे आप कह सकते हैं अंडर इदारे वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तो बुनियादी तौर पर हुकूमत की है। तो बोझ फिर किस तरह पड़ता है? बोझ किसी और जगह पे पड़ता है। और ये फवाद चौधरी साहब ने आज जिक्र किया, और ये बात मैंने जिस वक्त इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी थी ना और अदालत में केस चला गया था, तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज की थी और एक टीवी प्रोग्राम में अर्ज की थी, अपने व्लॉग्स में बार बार अर्ज की है, और मेरे सोशल मीडिया पे हर जगह पे वो क्लिप भी टीवी प्रोग्राम के मौजूद है, जिसमें मैंने ये कहा था कि यहां से हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। अगर यहां से कोई टेक्निकल इंसाफ लेके दोबारा पार्लियामेंट को बहाल किया गया और कोई हुकूमत बनाई गई, तो फिर उसका बोझ जो है वो इदारों पे पड़ेगा और बहस सियासत से निकल के इदारों की तरफ चली जाएगी। क्या गुज़िश्ता 9 महीनों के दौरान बहस सियासत तक सिर्फ महदूद रही, या इदारे भी उसमें टारगेट हुए? बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीजें भी हुई जिससे मुल्क को नुकसान भी हो सकता है। एंड ऑफ द डे अगर इदारे कमजोर होंगे तो पाकिस्तान कमजोर होगा। शख्सियात तक इदारे महदूद नहीं होते, इदारे बड़ी मुश्किल से बनते हैं, इदारे आप बना नहीं सकते। ये खान साहब ने खुद भी हमें एक दफा बताया प्राइवेट मीटिंग में कि पाकिस्तान में एक ही इदारा है, और वो इदारे को जब हम काम कहते थे वो इदारा कर भी लेता था, बाकी तो इदारा बन ही नहीं सकता। और खान साहब को भी मेरे ख्याल में इस चीज का इदराक है कि 70 साल की उनकी उम्र है, वो अब 20-30 साल लगा के इदारे नहीं बना सकते। जो बेहतरीन इदारे हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की करनी। पर एनीवे, ये फवाद चौधरी की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके साथ साथ फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि एक एक लफ्ज जो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के हवाले से उस पर कायम हूं। उससे पहले उनका वो भी बयान आया कि ये सेक्रेटरी को अंदर बुलाएं, इलेक्शन कमिश्नर जिसने ये मुकदमा करवाया और इसको 2 छितर मारे। ये मेरी बात नहीं, फवाद चौधरी साहब ने ये बात की और टीवी पे भी चली और हर जगह पे ये चीज कोट हो चुकी है। तो वो अपने बयान पे भी कायम है, पहले से उनके बयानी में शिद्दत भी आई है और वो उसी जगह पे खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो नायल हुकूमत है उनके बकौल उसकी गलत हरकतों की जिम्मेदारी इदारों को नहीं उठानी चाहिए। इदारों ये बोझ उतारें अपने ऊपर से और ये जो हुकूमत है इसको किसी किस्म का कुशन ना दिया जाए।
اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کتنا کوشچن مل رہا ہے یا کتنا کوشچن نہیں مل رہا. باقی مریم بی بی نے بھی آج میڈیا سے بات کی اور عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری یا دیگر جو صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے. ARY چینل کا انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا کہ وہ یہ کرتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ اور وہ، اور یہ صحافی نہیں. ہاں باقی جو جینون صحافی ہیں، جو اصلی صحافی ہیں، ان کے ساتھ میں کھڑی ہوں. تو اصلی صحافی کون ہے؟ جن کے کوشچنز شاید ان کو پسند آتے ہیں، جو سخت کوشچنز نہیں کرتے، پر اینی وے یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ اصلی صحافی کون ہے. ان کے آگے پیچھے دیکھیں یا ان کی کابینہ میں دیکھیں یا ان کے سے کوشچن کرنے والے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی نظر میں اصلی صحافی کون ہے. باقی میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ بہت جلد آئیں گے اور حتمی تاریخ تو تب ہی ہوگی کہ جب ان کی ایئر لائن کا ٹکٹ ہو جائے گا. تو اس سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایئر لائن کا ٹکٹ نہیں مل رہا اس لیے میاں صاحب واپس نہیں آ رہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میاں صاحب تب آئیں گے جب مختلف قسم کے وہاں پہ حالات ہوں گے. ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا سلوک میاں صاحب کے ساتھ ہوا ویسا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جائے. تو اتنی جلدی وہ مجھے واپس آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہ تب ہی آئیں گے جب چیزیں ان کے لیے تھوڑی سی بہتر ہوں گی. باقی مریم بی بی بہاولپور گئی، انہوں نے بھی ایک طرح سے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. یہ اچھی بات ہے. ساری جماعتوں کو الیکشن لڑنا چاہیے. الیکشن میں جائیں اور وہاں پہ فیصلہ کرنے دیں عوام کو کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کس کو ووٹ پڑے گا، کون اگلی حکومت بنائے گا. تو یہ سب تبھی چیزیں سیٹل ہوں گی جب آپ الیکشنز میں جائیں گے. اگر آپ الیکشنز میں نہیں جائیں گے، اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی، تو پھر وہی فواد چودھری والی بات کہ پھر اداروں کے اوپر بوجھ پڑے گا اور اداروں کی کمر دوری ہوتی رہے گی، جھکتی رہے گی. کیوں جھکتی رہے گی؟ اس لیے کہ اس حکومت نے جو 9 مہینوں میں کیا ہے، تو جو بھی آپ نے دیکھا وہ اگلے 9 مہینوں میں یہ لوگ کیا کریں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ملک کے لیے بھی ضروری ہے کہ الیکشنز کی طرف جایا جائے. ہاں جب عوامی مینڈیٹ آپ کو مل جائے گا پھر آپ مشکل فیصلے کریں اور حکومت چلائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.